ताकि कोरोना से आपका बचाव हो सके। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई। विपक्षी नेताओं के साथ बैठक के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने जासूसी और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के पीछे नहीं हटने का ऐलान कर दिया है। साथ ही संसद में चल रहे हंगामे पर सरकार की तरफ से विपक्ष को निशाना बनाने पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने जनता के मुद्दे उठाने पर विपक्ष को बदनाम करने का सरकार पर आरोप भी लगाया। तो विपक्षी दलों की बैठक के बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया। मुद्दों पर सरकार से समझौता नहीं करने का दावा उनकी तरफ से किया गया। सरकार पर विपक्ष को बदनाम करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। बैठक में जासूसी मामले और कृषि सुधार पर चर्चा की जानकारी भी राहुल गांधी की तरफ से दी गई। सदन में जनता के मुद्दे उठाने का उन्होंने हवाला दिया। लगातार हंगामा दोनों सदनों के भीतर और इस सबके बीच राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन जारी है लोकसभा में हंगामा। विपक्षी नेताओं ने संसद में किस तरीके की रणनीति हो उसको लेकर एक बैठक की। राहुल गांधी उस बैठक में शामिल रहे और राहुल गांधी ने जानकारी दी कि हमने पेगासस जासूसी कांड मामले पर चर्चा की है, कृषि कानून मामले पर चर्चा की और सरकार के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अरुण हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, यानी राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि संसद में जो चल रहा है वही चलेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने और संयुक्त विपक्ष ने जो बैठक की थी उसमें यह तय किया गया है कि किसानों के मुद्दे और पेगासस जासूसी का जो मामला है तथा कथित रूप से इन दोनों मामलों पर कतई ढील सरकार को दी नहीं जाएगी। और खुद राहुल गांधी का आज और कल शाम को भी जो बैठक हुई थी दोनों में शामिल होना ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी भी अब आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है संसद के अंदर। इसके पहले तृणमूल कांग्रेस लगातार शोर शराबा करती थी, कांग्रेस के नेता भी उसमें शामिल होते थे, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो बैकफुट पर जा रहे हैं, फ्रंट फुट पर तृणमूल कांग्रेस खेल रही है और इसलिए कांग्रेस भी आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। खुद राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि सुबह जब अपोजिशन की बैठक हुई थी उसमें दो दल शामिल नहीं हुए थे। उसमें एक तृणमूल कांग्रेस है और दूसरी बहुजन समाज पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस के शामिल न होने के कई मायने हैं, इसलिए भी क्योंकि ममता बनर्जी दिल्ली में है, वो चाहती तो अपनी पार्टी के किसी भी एमपी को इस बैठक में शामिल होने के लिए भेज सकती थी, लेकिन उनकी पार्टी का कोई एमपी नहीं आया। हालांकि शाम को आज सोनिया गांधी के साथ उनकी चाय पर मुलाकात जरूर है, लेकिन वो एक संदेश देना चाहती ममता बनर्जी कि वो कांग्रेस के पीछे पिछलग्गू बन के नहीं घूमेंगी, एक स्वतंत्र राजनीति करेंगी। और जो सूत्र बता रहे हैं, एक कोशिश उनकी ये भी है कि प्रधानमंत्री के साथ अच्छा रिश्ता कायम रखते हुए विपक्ष के साथ चलना और खुद लीड लेना, ये ममता बनर्जी की नई रणनीति दिल्ली में दिखाई दे रही है। अरुण, इस पर भी आपसे समझेंगे कि क्यों टीएमसी के सांसद इस बैठक का हिस्सा नहीं रहे। वहां साथ मांग रही है ममता बनर्जी, सोनिया गांधी से आज मुलाकात करेंगे 2024 के लिए और यहां संसद में साथ आने के लिए साथ टीएमसी दिखाई नहीं दे रही है विपक्ष के। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हम तो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं आरोप लगाते हुए सरकार पर कि हम जब जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं तो सरकार हमें बदनाम कर रही है। उनके इस हमले को किस तरीके से देखा जाए? कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के तमाम दल संसद नहीं चलने देते हैं तो सरकार के पास ये मौका होता है, वो बाहर निकल के कहती है कि विपक्ष हंगामा करता है, समय बर्बाद करता है संसद का। जब संसद का सत्र नहीं होता है तो कहते हैं संसद का सत्र बुलाइए। जब सत्र बुलाया गया तो बजाय सवाल जवाब करने के, बहस करने के, वो हंगामा करते हैं। जाहिर सी बात है ये नैरेटिव आम जनता तक जाता है और उसकी काट में ही कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि संसद में जो हंगामा कर रहे हैं वो जनता के मुद्दों के लिए कर रहे हैं। यानी जो जासूसी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा हो, एलपीजी गैस की कीमत का मुद्दा हो, उन पर वो हंगामा करते हैं। यानी दोनों तरफ से ये जस्टिफाई किया जा रहा है कि उनका रुख सही है और जनता के लिए है। जी चलिए, शुक्रिया अरुण, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। अब देखना होगा कि सरकार की संसद के भीतर क्या रणनीति रहेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है ममता बनर्जी से जुड़ी। ये बड़ी खबर, एक और दिल्ली दौरे पर पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटी हैं। वहीं आज संसद भवन में राहुल गांधी की अगुवाई में हुई विपक्ष की बैठक में टीएमसी सांसद नजर नहीं आए। हालांकि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसके लिए ममता के साथ अहम बैठक का हवाला दिया। तो आपको बता दें ममता के साथ बैठक थी क्योंकि टीएमसी सांसदों के साथ ममता बनर्जी ने मुलाकात की, बैठक की। और जब पूछा गया, डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उनसे पूछा गया कि जब इतनी महत्वपूर्ण बैठक विपक्ष की संयुक्त रूप से हो रही थी जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कृषि कानून पर चर्चा की है और हमने पेगासस जासूसी कांड मामले पर चर्चा की और इस पर कोई सरकार के साथ समझौता नहीं होगा। इतनी महत्वपूर्ण बैठक में टीएमसी के सांसद नजर नहीं आए। लेकिन इस सबके बीच टीएमसी सांसदों की तरफ से, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की तरफ से दलील दी गई कि हम क्योंकि ममता बनर्जी के साथ बातचीत कर रहे थे इसलिए हम बैठक का हिस्सा नहीं बने। 5 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से मिलेंगी। सोनिया गांधी से करेंगी मुलाकात और मुलाकात का समय शाम 4:30 बजे रखा गया है। सोनिया गांधी के आवास पर ही यह बैठक हो सकती है। इसके अलावा
ममता बनर्जी शाम 6 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी करेंगी मुलाकात। ममता की इस कवायद को 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी एंटी बीजेपी फ्रंट तैयार करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। दौरे के पहले दिन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। इसके अलावा उनकी कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और कमलनाथ से भी मुलाकात हुई। तो सोनिया गांधी से मुलाकात और उसके बाद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात, लेकिन इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने कल मुलाकात की। कई मुद्दों पर उनसे चर्चा हुई और आज कोशिश यही है कि किस तरीके से समन्वय बिठाकर 2024 के लिए एक एंटी बीजेपी फ्रंट तैयार किया जाए। और उसी कड़ी में ममता बनर्जी की ये दो मुलाकात, चाहे सोनिया गांधी से मुलाकात का जिक्र हो या फिर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात का। और इस सबके बीच आपको ये भी बता दें कि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर बयान दिया। क्या उन्होंने कहा, जरा सुनिए। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा पर हमारे साथ बात करने के लिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष जी हैं। सर, ये यात्रा पॉलिटिकल अपोजिशन रीअलाइनमेंट के लिए है, विपक्षी एकता को एकजुट कर रही है। देखिए, इस प्रकार प्रयास आज नहीं है, 50 साल से हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी जब सत्ता में होती थी उनकी तरफ से इसकी पहल होती थी, कभी कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस के छोड़ करके इस प्रकार करने का बहुत प्रयास, सरकसिंह सिंह सुरजीत जैसा नेता थे, प्रयास करते थे, लेकिन उसका नतीजा सबको मालूम है। आज भाजपा सत्ता में, इसे उसके अगेंस्ट में जुटबद्ध होंगे स्वाभाविक, लेकिन वो भी निर्णय नहीं कर पाते कांग्रेस को ले कि नहीं ले। आज परिस्थिति के कारण वही सब पार्टी इतना हंसिए पर आ गए हैं, अस्तित्व संकट से जूझ रहे हैं। बहुत सारे पार्टियों की प्रतिनिधि लोकसभा तक नहीं पहुंचे हैं। और पिछले 19 साल में भी एक बार प्रयास ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था, उसका रिजल्ट सबको मालूम है। इसलिए होना कुछ नहीं है, थोड़ा सा लोगों को दिखाने का हम अभी जिंदा हैं, अस्तित्व में है। और ममता बनर्जी चारों तरफ संकट से घिर रही है। प्रशासनिक जो उनकी अयोग्यता वो साबित हो रही है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, लोकतंत्र नहीं है, इकाई चुनाव नहीं हो रही है। इस प्रकार परिस्थिति में और लोगों को, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए उनको पैसा नहीं है, ये सारी बातों को लेकर वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए और खुद हार चुकी है चुनाव और पीछे के दरवाजे से मुख्यमंत्री बन के बैठी है। इसीलिए उसका भी जल्दी बायो इलेक्शन हो, इसके लिए वो गुहार लगा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल के ट्रैक्टर मामले पर केस दर्ज हुआ है। राहुल गांधी जो ट्रैक्टर से संसद पहुंचे थे, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से केस दर्ज हुआ है। सोनीपत का है ट्रैक्टर का मालिक। लगातार ये कोशिश हो रही थी कि ट्रैक्टर आखिर किसका है और कैसे दाखिल हुआ दिल्ली में। इस सबके बीच ट्रैक्टर मालिक को नोटिस दिया गया, ट्रैक्टर मालिक को दिल्ली बुलाया गया है और दर्ज किया गया ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल के ट्रैक्टर मामले में केस दर्ज हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी दरअसल जिस ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद पहुंचे थे, उसको लेकर, और दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये जानकारी नहीं दी गई है कि किन धाराओं में और किसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, लेकिन ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ अभी तक जो जानकारी मिल पाई है वो यही मिल पाई है कि उस तक नोटिस भेजा गया है। और ट्रैक्टर को लेकर, क्योंकि राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली जिले में ट्रैक्टर की पाबंदी थी, इसको लेकर ये मामला अभी तक दर्ज किया गया है। धाराएं नहीं बताई गई हैं, लेकिन जांच जो है जारी है। ट्रैक्टर का जो मालिक था वो चेसिस नंबर और इंजन नंबर के मार्फत उस तक पुलिस पहुंची है, सोनीपत का इलाके का रहने वाला है और उसे नोटिस भेजा गया है जांच में शामिल होने के लिए। साथ ही जिस ट्रक के जरिए ये ट्रैक्टर दिल्ली लाया गया था और जिन रूटों से आया था, उसको देखते हुए ट्रक के ओनर को भी नोटिस भेजा गया। तो पुलिस हालांकि इस पूरे मामले में पूरी तरह से जांच कर रही है कि आखिर क्या गलती थी, और इनसे पूछा जाएगा कि किसकी कहने पर ये लोग ट्रैक्टर को यहाँ तक लाए थे और किस किस रास्ते से और किस किस के इशारे पर ये सब किया गया था। तो इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ है, लेकिन किसके खिलाफ हुआ है ये अभी तक साफ नहीं किया गया है। शुक्रिया दीपक, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो किसके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है, ये अभी तक उसकी आइडेंटिटी अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर मालिक को नोटिस भेज दिया गया है, दिल्ली पुलिस की तरफ से केस भी दर्ज कर लिया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी संसद पहुंचे थे इस ट्रैक्टर से, और लगातार ये कोशिश हो रही थी, ये जांचा जा रहा था कि आखिर ये ट्रैक्टर कैसे दिल्ली में दाखिल हुआ। इस सब के बीच दिल्ली पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है और ट्रैक्टर मालिक को दिया गया नोटिस। और आइए एक बार फिर से लौटते हैं ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से जुड़ी खबर पर। ममता बनर्जी जिन्होंने पहले टीएमसी सांसदों से बातचीत की और अब ये जानकारी कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात है 4:30 बजे, और फिर वो 6 बजे अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उनसे भी मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी से मुलाकात के मायने क्या, हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी
नीरज जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले तो ये बताइए कि सांसदों के साथ, टीएमसी सांसदों के साथ ममता बनर्जी की जो बैठक रही उससे क्या कुछ निकलकर सामने आ पा रहा है, और साथ ही ये भी जानकारी कि टीएमसी के सांसद विपक्ष की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे, उसे किस तरीके से देखा जाए? गायत्री, देखिए, टीएमसी सांसदों के साथ अभी बैठक थोड़ी देर बाद शुरू होगी। 1 बजे उसका कार्यक्रम तय हुआ है। तमाम दूसरे नेताओं से और टीएमसी के सांसदों से ममता बनर्जी लगातार संपर्क में तो रहती ही हैं, लेकिन औपचारिक तौर पे ये मुलाकात जो है वो 1 बजे होगी और उसके बाद मीडिया से अनौपचारिक तौर पे उनकी बातचीत होगी, जो कि मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, लेकिन कुछ मीडिया के लोगों से बंगाल के पत्रकार भी मतलब बैठक 1 बजे होगी और टीएमसी के सांसद ये कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी के साथ हमारी बातचीत है इसलिए हम बैठक में नहीं पहुंचे। देखिए, उनकी दलील है कि ममता बनर्जी के साथ बैठक होने वाली है इसलिए उसमें व्यस्त है, लेकिन इस बैठक में जो विपक्ष की बैठक की आप बात कर रही हैं उसमें टीएमसी की तरफ से किसी को भेजा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो आप लोग विपक्ष की एकजुटता की वकालत करते हैं और दूसरी तरफ अगर इस तरह की बैठक में कोई भी आपकी तरफ से नुमाइंदगी नहीं करता है तो सवाल जरूर उठता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के पार्टियों के बीच में पूरी तरह से समन्वय की स्थिति नहीं है। लेकिन बहरहाल आज की जो मुलाकात है, सोनिया गांधी से भी जब मुलाकात करेंगी आज शाम 4 बजे के आसपास, तब सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगी वो ये होगी कि आखिरकार कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट होना है। कांग्रेस और टीएमसी आने वाले वक्त में कैसे चुनाव मैदान में उतरेगी, क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने लेफ्ट का साथ लिया था, दोनों पार्टियां साथ में चुनाव मैदान में उतरी थी ममता बनर्जी के खिलाफ। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में रणनीति क्या होगी, क्या सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव मैदान में उतरेंगी लेकिन विपक्ष की एकजुटता की बात होगी, ये तमाम मसले होंगे। नीरज, लौट रहे आपके पास। दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात और चुनाव की तैयारियों पर ममता बनर्जी ने खुद क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। लोकसभा अभी देर है लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है, जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। और अब जरा सुनिए कांग्रेस के नेता रिपुन बोरा क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। असम के पड़ोसी राज्य से ताल्लुक रखते हैं और बहुत अहम आपने जिम्मेदारी भी आपने निभाई है, तो ये बताइए कि इस मोमेंटम को, ममता की इस कोशिश को, विपक्षी एकता की कोशिश को कैसे देखते हैं और आपकी पार्टी कैसे ले रही है, कांग्रेस पार्टी कैसे ले, क्योंकि सोनिया गांधी से आज मुलाकात है। वो तो हमारा हाईकमान तय करेगा, लेकिन ये बात सही है, बीजेपी को ये देश को बचाने के लिए हर हालत में 2024 में हम बीजेपी को रुकना है और बीजेपी को रुकने के लिए सारे ओपोजिशन जो बीजेपी विरोधी जितना भी पार्टी है सबको एक होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और इनका भी यही मानना है कि विपक्षी जो एकजुट होना जरूरी है, तो कांग्रेस के अंदर भी ऐसी भावना है और इसी तरीके की जो फीलिंग है, तो इस मुलाकात के बाद ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक कदम आगे जरूर बढ़ेगा दोनों पार्टी की ओर से। नीरज, कांग्रेस भी ये मानकर चल रही है कि पूरे विपक्ष को एकजुट होना होगा 2024 के लिए बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के लिए, लेकिन समझ तो पहले भी रहे थे ममता बनर्जी, टीएमसी ये मान रही कि ममता बनर्जी की कोशिश सबसे अहम है, लेकिन क्या ये बात कांग्रेस भी समझ रही है? देखिए, कांग्रेस भी इस बात को समझती है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकजुटता संभव नहीं। कांग्रेस के बिना कोई भी, अगर बीजेपी माइनस सरकार बनती है तो कांग्रेस के बिना वो संभव नहीं होगी, क्योंकि देश में अगर कोई भी सरकार बनती या तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी या कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी, या फिर बीजेपी समर्थन से बन सकते या फिर कांग्रेस के समर्थन से बन सकते, लेकिन विपक्ष की कोई सरकार बनेगी गायत्री तो कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, कल आपने जो अभी थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी की बाइट सुनी, उन्होंने जो बयान दिया कि अभी से प्लानिंग करनी होगी, और क्या कहा उन्होंने, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और त्रिपुरा में भी आने वाले वक्त में चुनाव होगा। पंजाब और उत्तर प्रदेश में टीएमसी का कोई आधार नहीं है, दूसरी पार्टियां मजबूत है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी मजबूत है, कांग्रेस की ताकत बहुत कमजोर हो गई है वहां। पंजाब में कांग्रेस मजबूत है, आम आदमी पार्टी मजबूत है। तो ममता बनर्जी सिर्फ उन्हीं राज्यों की बात नहीं कर रही जहां टीएमसी है, बल्कि उन राज्यों की भी बात करें जहां विपक्ष की दूसरी पार्टी, यानी वो कहना चाहती है कि जो पार्टी जहां मजबूत है वो वहां मजबूती से चुनाव मैदान में उतरे और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्लानिंग करके बीजेपी को हराया जाए। नीरज, लौट रहे आपके पास। ममता के दिल्ली दौरे पर बीजेपी नेता उमा भारती ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको।
ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। कल उन्होंने दिल्ली में कई पार्टियों के नेताओं से मिली और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। क्या है कि बंगाल का जो चुनाव हुआ है उसके अंतिम 2-3 चरणों के जो हालात बने हैं, जिसमें कि हमारी रैलियां रुक गई, अन्य बातें भी हो गई, तो उसके कारण उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अब वो देश की नेता हैं। वो जिस प्रकार की राजनीति कर रही हैं, जहाँ जहाँ ममता बनर्जी जाएंगी वहाँ वहाँ उन पार्टियों का नुकसान हो जाएगा जो ममता बनर्जी को साथ खड़ी दिखेंगी। इसलिए ममता बनर्जी अपने बारे में गलतफहमी दूर कर लें और ममता बनर्जी के बारे में दूसरे लोग अपनी गलतफहमी दूर कर लें। वो खुद का विधानसभा चुनाव हारी हैं, खुद का नंदीग्राम जी, जो मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी जिसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा हो बंगाल का, वो अपने ही विधानसभा नंदी गांव में सुवेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई। तो नैतिकता का तकाजा तो यह था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी अपनी विधानसभा के लोगों ने उनको नकार दिया। अब वो चुनाव हार गई खुद की विधानसभा में। जो खुद की विधानसभा न जीत पाई हो वो देश को कहाँ जिता पाएगी? पता नहीं कहाँ के मुगालते पाल लिए हैं। तो ये हमला ममता बनर्जी के दौरे को लेकर उमा भारती की तरफ से। लेकिन नीरज, 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल। एक सवाल तो मैं फिर वही आपसे पूछ रही हूँ, क्या विपक्ष को ममता बनर्जी की अहमियत समझ में आ रही है पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके की जीत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की रही? दूसरा सवाल ये कि क्या टीएमसी चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में जहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं कमजोर हैं, क्षेत्रीय दल कमजोर हैं, वहां पर ऐसी कोई प्लानिंग दिखाई देती है? नहीं, ममता बनर्जी इस बात की वकालत नहीं करती कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, पंजाब में चुनाव लड़े। और अगर आप लड़ती भी हैं, लड़ने का फैसला भी करते हैं, तो उससे कोई आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप पार्टी की बुनियाद कोई 1 साल 6 महीने में खड़ा करना बहुत ही मुश्किल होता है, अनलेस अनटिल अगर आपकी पार्टी कोई आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया। लेकिन ममता बनर्जी, आपने पूछा कि विपक्ष अहमियत समझता है, बिल्कुल ममता बनर्जी की अहमियत को विपक्षी पार्टियां समझती हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसकी आवाज को सुना जाए। कांग्रेस पार्टी जो कि सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो खुद कमजोर है, लेकिन सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भी है, जिसका आधार कई राज्यों में है और कई राज्यों में वो भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला करती है। आप बात कर ले छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, असम की, इसके अलावा उत्तराखंड की, हिमाचल की, कर्नाटक की, ये वैसे राज्य जहां अभी भी कांग्रेस पार्टी सीधे मुकाबला करती है भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटों पे। इसके अलावा भी दूसरे राज्य जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको हराना है तो कांग्रेस के बिना तो संभव नहीं होगा, लेकिन ममता बनर्जी जैसे छत्रप भी आपको जरूरी होंगे लोकसभा चुनाव के लिए। जी चलिए, अब लौटेंगे नीरज आपके पास ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को लेकर। इस बीच आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई, आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा आरजेडी ने। ममता दीदी ने बिल्कुल सही बात कही है और अभी तो 2024 दूर है, फाइनल मैच तो 24 में होगा, लेकिन इसके पहले अभी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल भी होना है, कई राज्यों के चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे पहले है, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सब लोगों का ये प्लानिंग हो रहा है, सभी विपक्षी पार्टियां, कि बीजेपी को वहाँ से बंगाल में जिस तरह पटकनी दिया गया, उसी तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ किया जाए। और आइए बढ़ते आगे। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट की खींचतान को खत्म करने के लिए कांग्रेस की तरफ से कोशिश तेज कर दी गई है। पार्टी में अंदरूनी कलह से परेशान कांग्रेस आलाकमान अब मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के जरिए कद्दावर नेताओं को संदेश देने की तैयारी में है। मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले विधायकों का मन जानने के लिए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन 2 दिनों के लिए जयपुर पहुंच गए हैं। इस दौरान माकन कांग्रेस के हर विधायक से मिलेंगे और गहलोत सरकार के कामकाज का फीडबैक भी लेंगे। इस दौरान माकन निगम बोर्डों में नियुक्ति से लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी विधायकों की राय लेंगे। इसकी रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो इसे राहुल गांधी को सौंप देंगे। मंत्रिमंडल फेरबदल में विधायकों की राय को अहमियत दी जाएगी। खबर यह कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इसी महीने के अंत में विदेश दौरे पर जा रही हैं। विदेश दौरे से उनके लौटने के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल का ऐलान मुमकिन है। और चलिए सीधे रुक लेते राजस्थान, जयपुर से भवानी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भवानी, अजय माकन पहुंचे, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अजय माकन राजस्थान विधानसभा के अंदर पहुंच गए हैं और 1-to-1 मीटिंग शुरू कर दी है। सबसे पहले
जयपुर ज़िले के विधायकों से मुलाकात करें। एक तस्वीर में सबसे पहले आपको यहाँ विधानसभा की बता देता हूँ कि बाहर सुरक्षा काफ़ी कड़ी की गई है, जिससे कि और किसी की वैसे भी एंट्री है नहीं। अब देखिए कि कुछ जिन विधायकों से मुलाकात हुई, आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। हम कोशिश करेंगे इस वक्त जो निकल रहे हैं वो रुक नहीं रहे हैं और जाने का सिलसिला भी है, क्योंकि एक के बाद में, एक डिस्ट्रिक्ट के बाद में दूसरे डिस्ट्रिक्ट के विधायकों को बुलाया जा रहा है लगातार। यहाँ पर काफ़ी सख्त निर्देश है विधायकों से कि कोशिश करें कि मीडिया से कम बात करें और जो विधायक जा रहे हैं, हालांकि हम हमारी कई गए थे जब विधायकों से बात की थी, उनसे पूछा था कि आप क्या पक्ष रखेंगे। कई विधायकों ने ये कहा, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि हम सरकार के को लेकर फीडबैक देंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं, जाहिर तौर पर उनकी तैयारी है इस बात को लेकर और ये बताने की कि सरकार को लेकर जो काफ़ी कुछ फेरबदल की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि शायद विधायक आ रहे हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पर रुक कम रहे। तो यहाँ पर अब जो पूरी कसरत हो रही है, इससे पहले एक जानकारी देता हूँ। माकन जब राजस्थान विधानसभा पहुँचे 1-to-1 मीटिंग से पहले, उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुँचे और सीपी जोशी के घर उन विधायकों से, उन मंत्रियों से बातचीत की है जिनके हटाने की चर्चा है। उदयलाल आंजना थे, गोविंद सिंह डोटासरा थे, उनसे अलग से चर्चा की और पायलट खेमे के उन विधायकों को जिनको मंत्री बनाया जाना, उनसे भी चर्चा की, उनकी राय ली गई है। तो तमाम तरीके से अलग अलग तरीके से कसरत की जा रही है और पूरा फीडबैक लिया जा रहा है, जिससे कि मंत्रिमंडल का जो फेरबदल हो तब पूरी उनके पास में, अजय माकन के पास में सारी डिटेल हो। जी भवानी, लौट रहे आपके पास। उधर जयपुर में विधानसभा में पहुंच चुके अजय माकन, राजस्थान के परिवहन मंत्री। इस बीच प्रताप खचरियावास ने भी पार्टी में चल रही जो खींचतान है उस पर आला कमान का फैसला मानने का दावा किया है। हमारे साथ हैं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास और अजय माकन के साथ मीटिंग होने वाली, उसमें सबसे पहले जयपुर के विधायकों की हो, उनमें से विधायक भी हैं। प्रताप जी, आप जा रहे हैं और 1-to-1 मुलाकात होगी, क्या बात होगी? बात मेरी तो माकन साहब से होती रहती है बात हमेशा, और अब ये पूरा प्रोग्राम पार्टी ने तय किया है और ये प्रभारी से बातचीत करने की बात बहुत बार हमेशा होती रहती है। प्रभारी से हम मिलते रहते हैं सारे लोग, और आगे बढ़कर प्रभारी ने और मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि साहब इस तरह से एक एमएलए से आपको बात समझ, उनका मन में क्या है, उनकी भावना क्या है। तो ये एक जो सफल नेतृत्व होता है वो हमेशा चाहता है कि खुद मुख्यमंत्री का आगे बढ़कर ये कहना कि हर एमएलए से बात होनी चाहिए, खुद ये तय करना प्रभारी का और मुख्यमंत्री का कि हर एमएलए से हम बात समझें सुने, तो बहुत अच्छी सोच है, इसमें कोई नुकसान। ये जो टोटल मंथन हो रहा है, क्या इससे बड़ी सर्जरी में मदद मिलेगी? अब बड़ी सर्जरी तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि बड़ी सर्जरी की जरूरत कितनी है नहीं है, सरकार बढ़िया चल रही है। अब सर्जरी की कहाँ जरूरत आ गई, मुझे वो सर्जरी की जरूरत मुझे लगती नहीं है, क्योंकि सबके अच्छा काम हो रहा है। कोई कमी हो, कोई बात हो तब तो ये भी है, लेकिन फिर भी ये काम मुख्यमंत्री जी का है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। वो जो भी तय करते हैं वो पार्टी के हित में होता है, सरकार के हित में। विस्तार होगा इसके बाद? ये मेरे हाथ में नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि ये ऐसी बात है जो सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग उम्र में और राजनीति में उनसे मतलब बहुत छोटे हैं। तो ऐसे में अब ये बात हम बोल दें, ये तो बहुत छोटी बात है, तो हमारे हाथ में नहीं है। भवानी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भवानी, पंजाब कांग्रेस को सीधा संदेश के आलाकमान सर्वोपरि है, फैसला वहीं से आएगा। कोशिश यहां पर भी वही है, लेकिन ये कोशिश कामयाब कितनी? देखिए, कोशिश वही है, लेकिन एक चीज़ समझनी होगी, पंजाब और राजस्थान की कुछ परिस्थितियों में फ़र्क है। पंजाब में क्योंकि तत्काल इलेक्शन होने हैं वहाँ पर और कई सारी रिपोर्ट्स थी और उसके बाद में वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया सिद्धू को। लेकिन राजस्थान के अंदर जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत में तनातनी है, उसके कई सारे मायने, कई कारण हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि 2.5 साल बाकी है और इसलिए पार्टी हाईकमान 2 तरह के संदेश देने। एक, पार्टी को यहाँ पर भी पंजाब की तरह राजस्थान में भी ये संदेश देना है कि अशोक गहलोत सर्वोपरि नहीं है, पार्टी हाईकमान है। और विधायकों को 1-to-1 मिलने का मतलब ही है कि हाईकमान ये संदेश देना चाहता है कि फैसले वो करेंगे, न कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री ज़रूर है, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसमें भागीदारी उनकी ज़्यादा होगी। हम कोशिश करेंगे बात करने की। बताएं सर, जा रहे मिलने के लिए माकन साहब से मिलेंगे? साहब से मिलने जा रहे हैं अभी। अच्छा, आप क्या बात करेंगे, क्या पक्ष रखेंगे?
भाई माकन साहब क्या किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, मेरे पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। वो सरकार को लेकर फीडबैक जो लेंगे उस जो हमें पूछा जाएगा बताएंगे वो क्या पूछा। आपके कोई आप पर्सनल आप कोई बात रखेंगे अपने अभी वहीं जाके मंत्रियों को लेकर खासतौर पर फीडबैक लिया जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई। तो देखिए कि जो विधायक ये कांग्रेस विधायक है मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा अपनी बात रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मिलेंगे, मिलकर आएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। कुछ विधायक आएंगे, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। जो आए हैं बाहर से वो जाहिर तौर पर अपनी बात जरूर ठीक है। भवानी लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच खबर ये कि राजस्थान सरकार में कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर है और जिन्हें खुद गहलोत भी हटाना चाहते हैं। उनसे भी कुछ के विभाग बदले जा सकते हैं, उनमें से कुछ के, और ऐसे मंत्रियों में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का नाम भी शामिल बताया जा रहा है, जबकि परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर भी तलवार लटक रही है। तो उसको लेकर भी अजय माकन रायशुमारी करेंगे, फीडबैक लेंगे। अजय माकन से मिलने पहुंचे निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने गहलोत सरकार की तारीफ की और अजय माकन को इस बात की जानकारी देने का भी दावा किया। कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन आज 1-to-1 विधायकों से मिलेंगे। महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक हमारे साथ में। महेंद्र जी बताएं, जो आज की जो ये मुलाकात है विधायकों से कितनी मायने रखती है? देखिए, अजय माकन साहब पहले भी जब भी कभी राजस्थान में आए हमेशा 1-to-1 विधायकों से, कार्यकर्ताओं से चर्चा करने में पहले भी हमेशा उन्होंने ध्यान रखा है। और आज भी बहुत ही 2 दिन के समय के अंदर एक एक विधायक से बैठ के बात करके और संगठन को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक नियुक्तियों के लिए और डीसीसी प्रेसिडेंट, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष की नियुक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, वो अकेले मिलेंगे या पार्टी के नेता और भी रहेंगे साथ में? माकन साहब रहेंगे और एक विधायक रहेंगे। जो भी मिलेगा विधायक मिलके अपनी बात करके वो वहाँ से चले जाएंगे, नेक्स्ट विधायक आ जाएंगे। कितना समय देंगे एक विधायक को? विधायक को तो देखो, समय तो अब 2 दिन में सारे 100 से 120 एमएलए से मिलना है, तो निश्चित रूप से माने कि भाई 7 मिनट तो एक विधायक को कम से कम मिल ही जाएगा। और ये पूरी मुलाकात आपके पार्टी के अंदर जो सर्जरी होने वाली है सरकार और संगठन में, उसमें अहम रोल रहेगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब अभी आए थे वेणुगोपाल जी, उन्होंने उस बात को स्पष्ट भी किया था कि ये सामंजस्य राजस्थान के अंदर, राजस्थान का एक उदाहरण दिया जा रहा है पूरे देश में कांग्रेस की मजबूती के लिए, और एकजुट है सब, कोई विरोधाभास नहीं है। और भवानी, क्या ये कोशिश इसलिए भी है कि एक तरफ गहलोत गुट है, दूसरी तरफ हमने देखा पिछले दिनों सचिन पायलट को सीएम बनाए, इस तरह की नारेबाजी उनके समर्थकों की तरफ से भी लगी थी। कौन कितना संगठन में मजबूत है, क्या उसको भी जानने की कोशिश 1-to-1 विधायकों के साथ बातचीत के जरिए? बिल्कुल, देखिए ये देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक ये परसेप्शन बन रहा था कि विधायक अशोक गहलोत के साथ में, सचिन पायलट के साथ में बहुत कम है। तो अब ये पार्टी हाईकमान ये कसरत करना चाहता है कि क्या 2.5 साल बाद में अभी भी, क्योंकि जब 1 साल पहले सचिन पायलट ने बगावत की उसमें वो 1 साल गुजर चुके हैं, अब क्या फीडबैक है? 2 चीज़ें, सचिन पायलट को लेकर क्या सोचते हैं, अशोक गहलोत को लेकर क्या सोचते हैं, दूसरा क्या वो सरकार के काम से, मंत्रियों के काम से संतुष्ट हैं, क्या वो अशोक गहलोत से संतुष्ट हैं, ये फीडबैक लिया जाए, जिससे कि जो फैसला होगा मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला कि सचिन पायलट के कोटे से कितने मंत्री हो, कितने मंत्री अशोक गहलोत के समर्थक हैं, उनको ड्रॉप किया जाए। तो ये पूरी सर्जरी होनी है। तो इसमें ये फीडबैक है, ये पार्टी के सामने बहुत मायने रखता है। और इससे 2 मैसेज साफ तौर पर क्लियर है, राजस्थान के विधायकों को भी साफ क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि पार्टी हाईकमान तय करेगी। आप ये मत सोचिए कि राजस्थान में अशोक गहलोत सब कुछ करेंगे। दूसरा, सचिन पायलट के समर्थकों को ये मैसेज, ये मत सोचिए कि राजस्थान में आपको वेटेज नहीं मिलेगा, अगर आपको पसंद किया जा रहा है तो आप मंत्री बनेंगे। तो ये तमाम हम रफीक खान है, बात करेंगे, अभी बात करके आए। रफीक खान साहब, क्या बात है? संगठन को लेके जो फीडबैक दिया उसमें एक बात ये भी है कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप भी दावेदार हैं, आपने भी इच्छा जताई है कि मैं संभाल सकता हूँ अल्पसंख्यक बनाना। देखिए कि हम रफीक खान से बात करेंगे थोड़ी देर। रफीक खान पहले विधायक है जिनसे अभी मुलाकात हुई है, वो अभी मिलकर आए हैं, लौट रहे हैं। भवानी लौट रहे हैं आपके पास। और इस बीच बता दें कि मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए सचिन पायलट का खेमा भी जोर शोर से कोशिशों में जुटा हुआ है। सचिन पायलट अपने खेमे के 5 से 6 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलवाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ गहलोत गुट से करीब 10 विधायकों को मंत्री बनाने की चर्चा है। इनमें महेश जोशी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, शकुंतला रावत, मंजू मेघवाल, जाहिदा महादेव सिंह खंडेला, राजेंद्र गुढ़ा, गुरमीत सिंह किन्नूर, रामलाल जाट और संयम लोढ़ा के नाम बताए जा रहे हैं। तो गहलोत खेमे के भी दावेदार आपको बता रहे हैं
कि एक तरफ सचिन पायलट खेमे के 5 से या फिर 6 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलवाने की जानकारी सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके 5 से 6 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलवाई जाए। तो वहीं गहलोत गुट से करीब 10 विधायक हैं जो जिनके मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। और आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में आज भारत के प्रदर्शन पर। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अपने ग्रुप राउंड के मुकाबले में हांगकांग की खिलाड़ी को एक तरफा मैच में 2-0 से हरा दिया। सिंधु ने 36 मिनट तक चले इस मुकाबले में 21-9, 21-16 से जीत हासिल की। इसके पहले भारतीय महिला हॉकी टीम को दूसरे हाफ में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद धीमी शुरुआत का खामियाजा ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ 1-4 की हार के साथ भुगतना पड़ा। ये उनकी लगातार तीसरी हार है और भारत की तरफ से एकमात्र गोल शर्मिला देवी ने 23वें मिनट में किया। तो भारतीय रोइंग टीम फाइनल में जगह बनाने में कामयाब नहीं रही। अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह सेमीफाइनल में आखिरी स्थान पर रहे। हालांकि अर्जुन और अरविंद का सेमीफाइनल में पहुंचना ओलंपिक्स में भारतीय टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं भारत के अनुभवी तीरंदाज तरुणदीप राय अपनी बढ़त का फायदा उठाने में नाकाम रहे और आर्चरी मेंस सिंगल्स के दूसरे दौर में अपने से कम रैंकिंग के इजरायली खिलाड़ी से शूट ऑफ में 5-6 से हार गए। और टोक्यो ओलंपिक्स में आज होने वाले मुकाबले पर नजर। टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल टैली में आपको बताएंगे कौन किस स्थान पर, लेकिन उससे पहले देखिए ये 2:14 पर मुकाबला आर्चरी दीपिका कुमारी विमेन सिंगल्स का ये मुकाबला है। दीपिका कुमारी पर नजर रहेगी। इसके अलावा बैडमिंटन का जो मुकाबला 2:30 बजे होगा, बी साई प्रणीत पर सबकी नजर रहेगी, उनकी परफॉर्मेंस पर। इसके अलावा अगला मुकाबला बॉक्सिंग का 2:30 बजे और देखना होगा कि इसमें पूजा रानी किस तरीके से दमखम दिखाती हैं। और ये हम आपको अब पदक तालिका दिखा रहे हैं। अमेरिका, चीन और जापान के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। भारत के लिए एथलीट मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद भारत के नाम अभी तक कोई दूसरा मेडल नहीं आया है। और इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। आबादी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को सारी दुनिया ने लड़ा है, लेकिन हमको संतोष होता है और खुशी भी होती है कि जहां सारी दुनिया ने इस लड़ाई को लड़ा, वहां इसको सफल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना की लड़ाई जो लड़ी है वो दुनिया में मिसाल बनी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कह रहा हूं कि आंकड़े इस बात को बताते हैं कि इस लड़ाई में बड़े बड़े शक्तिशाली देश भी, जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमसे अच्छी थीं, वह भी अपने आप को असहाय महसूस करते हुए दिखे। और दिखे ही नहीं, एक तरीके से उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई और वो समय पर फैसला नहीं ले सके। आपको याद होगा, सारा यूरोप, सारा अमेरिका लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, आर्थिक मंदी को झेलें या मानवता को संभालें, इसके बीच में विचार करते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने टाइमली, समय रहते, सबसे पहले आवाजाही रोकी, फिर लॉकडाउन समय पर लगाया और 130 करोड़ देश को इस बोल्ड डिसीजन से बचा लिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। उस समय हमारे पास सिर्फ एक लेबोरेटरी होती थी पुणे में, एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एक लेबोरेटरी। देश भर में 1500 से ज्यादा टेस्टिंग की कैपेसिटी नहीं थी। उस समय हम लोग पीपीई किट्स बाहर से मंगा रहे थे, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट बाहर से मंगाना पड़ता था।
उस समय वेंटिलेटर बाहर से मंगवाए जा रहे थे।